नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का थर्ड ईयर की क्लास में स्वागत है। आज अपन नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का आगे का इतिहास जानेंगे। मैंने आप लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया था। नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने देखा था इटली का अभियान किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने सफलतापूर्वक संपन्न किया था। इसके बाद देखते हैं मिस्र का अभियान। अब फ्रांस को केवल इंग्लैंड से लड़ना रह गया था। इससे पहले उसने इटली के अभियान में यूरोप के कुछ राज्यों को उसने परास्त कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ में इंग्लैंड के बहुत से लोगों की सहानुभूति क्रांति के साथ थी, परंतु जब क्रांतिकारियों ने हत्याओं एवं जुल्म का सिलसिला शुरू किया तो अधिकांश अंग्रेज क्रांति के विरोधी हो गए। 1793 ईस्वी में जब फ्रांस ने महादेशीय युद्ध छेड़ दिया तो इंग्लैंड भी अन्य देशों की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ा। प्रारंभिक असफलता के बाद फ्रांसीसी सेनाओं ने यूरोप के मिश्र राष्ट्रों की सेनाओं को परास्त करके खदेड़ दिया और उन्हें संधि करने के लिए विवश कर दिया। अब केवल इंग्लैंड मैदान में रह गया था। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड से लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। नेपोलियन यह भली भांति जानता था कि इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण करने की कभी उसे सफलता नहीं मिलेगी, अतः उसने मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित करने का निश्चय किया, क्योंकि नेपोलियन का मत था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत भारत की अतुलनीय धन संपदा है। उस समय में मिस्र अंग्रेजी साम्राज्य का भाग भी नहीं था, वह टर्की के सुल्तान के अधीन था। संचालक मंडल नेपोलियन की मिस्र विजय योजना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि संचालक मंडल भी नेपोलियन की लोकप्रियता से घबरा उठा था और उसने नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखने का प्रयास किया और फ्रांस से दूर रखने में वो अपना कल्याण भी समझते थे। 1798 ईस्वी में बसंत ऋतु में नेपोलियन एक शक्तिशाली सेना के साथ जल मार्ग के द्वारा मिस्र की ओर चल पड़ा। सर्वप्रथम उसने माल्टा द्वीप पर अधिकार किया और फिर अलेक्जेंड्रा के सुप्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। भाग्य की बात कि अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन 3 दिन पहले ही उसकी तलाश में इसी बंदरगाह से रवाना हो चुका था। यदि रास्ते में नेपोलियन की मुलाकात उससे हो गई होती तो शायद इतिहास का क्रम कुछ और ही होता। 1 अगस्त 1798 को अबोकिर बे में नील नदी के निर्णायक युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। केवल 2 जहाज और 2 फ्रिगेट किसी प्रकार बच निकले। अंग्रेजों की इस विजय के फलस्वरूप नेपोलियन का फ्रांस से संपर्क टूट गया और पूर्व में एक विस्तृत विजय पर उसका स्वप्न समाप्त हो गया, परंतु वह हताश होने वाले व्यक्तियों में से नहीं था। उसने सीरिया पर आक्रमण किया। प्रारंभ में उसे सफलता मिली और जाफना नगर पर उसका अधिकार हो गया। इसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ती गई। उसने एकरे नगर का घेरा डाला, परंतु नगर को लेने में वह असफल रहा। उसकी सेना में महामारी का जोर बढ़ गया और गोला बारूद भी समाप्त हो गया। 25 जुलाई 1799 ईस्वी को अबूकर की खाड़ी के युद्ध में उसने एक विशाल तुर्की सेना को पराजित किया। इस अभियान की यह उसकी अंतिम विजय थी। 21 अगस्त 1799 को अपनी सेना को उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर वह स्वयं कुछ चुने हुए साथियों के साथ गुप्त रूप से भाग निकला। बोनापार्ट का मिस्र से फ्रांस पहुंचना आसान न था, क्योंकि इंग्लैंड का जहाजी बेड़ा समुद्रों में चक्कर काट रहा था और हवाएं खिलाफ थी। इसी प्रकार एक कोर्सिका द्वीप जा पहुंचा। वहां के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। कोर्सिका से वह फ्रांस के समुद्री तट तक जा पहुंचा। यहाँ से उसने पेरिस के लिए प्रस्थान किया। समूचे मार्ग में लोगों ने उसका स्वागत सत्कार किया। लोगों की उत्साह को देखकर नेपोलियन ने अपने एक साथी से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा था। यदि मैं तनिक पहले आता तो वह ठीक न था और यदि मैं बाद में आता तो बहुत देर हो जाती। मैं
ठीक समय पर आया हूँ, उसका ये कथन सत्य सिद्ध हुआ। बच्चों, ये कई बार तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ये वाक्य किसका था, ये वाक्य किसने किससे कहा था, इसलिए ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है सत्ता हस्तगत करने का षड्यंत्र। डायरेक्टरी को काम करते हुए 4 वर्ष हो गए थे। इस समय वह बदनामी और अलोकप्रियता की चरम सीमा पर थी। जनता उसकी भ्रष्टता, अयोग्यता एवं असफलता से ऊब चुकी थी और शासन में परिवर्तन चाहती थी। डायरेक्टरी की अयोग्यता के कारण ही फ्रांस के विरुद्ध पुनः एक नया गुट बन गया था, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित थे। इस गुट को काफ़ी सफलता मिली और फ्रांसीसी फौजों को जर्मनी के बाहर राइन के किनारे तक इन लोगों ने खदेड़ दिया था। ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने सत्ता हस्तांतरण करने के लिए अपना जाल फैलाया। उसने उन नेताओं से संपर्क कायम किया जो किसी न किसी वजह से मौजूदा संविधान में संशोधन चाहते थे। ऐसे लोगों में ऑबे साइस और बरास प्रमुख थे। ये दोनों डायरेक्टरी के सदस्य भी थे। नेपोलियन, साइस और बरास ने योजना बनाई कि किसी न किसी प्रकार से संचालकों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जाए। तब दोनों विधानमंडलों को विवश होकर संविधान में संशोधन करने के लिए एक समिति बनानी पड़ेगी। साइस और नेपोलियन इस समिति में घुस जाए। फिर जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नेपोलियन के भाग्यवंश 500 के विधानमंडल का अध्यक्ष उसी का भाई लूसियन बोनापार्ट था। योजना को तुरंत अमल में लाया गया। साइस, बरास और ड्यूकोस तीनों ने डायरेक्टरी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। जिन शेष 2 सदस्यों ने त्यागपत्र देने से मना किया उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 9 नवंबर 1799 को सेंट क्लाउड नामक स्थान पर दोनों विधानमंडलों का अधिवेशन शुरू हुआ। नेपोलियन ने दोनों सदनों को संबोधित किया, परंतु उसके भाषण का कोई प्रभाव पैदा नहीं हुआ। 500 की परिषद में तो उस पर तड़ घुसे पड़े और धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। किंतु लूसियन ने नाटकीय ढंग से स्थिति को संभाल लिया। उसके आदेश से सैनिकों ने सभागृह में प्रवेश करके संशोधन विरोधी सदस्यों को सभागृह से बाहर कर दिया। बहुत से तो अपने आप में भाग गए थे। सायंकाल में पुनः दोनों सदनों की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास करके संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 3 कौंसल नियुक्त किए गए। सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट, ऑबे साइस और ड्यूकोस। कुछ समितियां भी गठित की गई। उनका मुख्य काम था कौंसलों को नया संविधान बनाने में सहयोग देना। उसके साथ ही सत्ता हस्तांतरण करने की योजना पूरी हो गई। 11 नवंबर को नेपोलियन पेरिस लौट आया। पेरिस और पूरे फ्रांस ने बिना किसी विरोध के इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। वस्तुस्थिति यह थी कि फ्रांस क्रांति की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे 10 साल से जनता शांति और अनुशासन के लिए तरस रही थी। अशांतियों, गड़बड़ियों और रक्तपात से लोग ऊब चुके थे। क्रांति के गत 10 वर्ष में न तो यातायात के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण हो पाया और न पुरानी सड़कों की मरम्मत हो सकी। मार्ग भी सुरक्षित नहीं रह पाए थे और दिन दहाड़े राहगीरी तथा डकैतियों के समाचार सुनने को मिल रहे थे। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे और चिकित्सालयों में औषधियों तथा चिकित्सकों को अभाव था। संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। लोगों में ये धारणा कर चुकी थी कि कोई शक्तिशाली सेनानायक ही देश का उद्धार कर सकेगा। अतः नेपोलियन को प्रथम कौंसल नियुक्त किया गया तो जनता ने उसका बड़े जोर और शोर से स्वागत किया। इस प्रकार देखते हैं कि किस तरह से नेपोलियन ने अपना सत्ता पर अधिकार कायम कर लिया। नेक्स्ट क्लास में कौंसल शासन के सुधारों का दौर जो चला था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।